हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल पाटीदार आप लोगों का न्यूटन एकेडमी में स्वागत करता हूं। मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पूरा चैप्टर उसके जितने भी टॉपिक है वो सारे मैंने पढ़ा दिए हैं आप लोगों को। आप लोग उनको अच्छे से पढ़िए, उनके नोट्स भी मैंने अवेलेबल करवाए हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, तो मैं आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक दे दूँगा और उन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने नोट्स भी दिए हैं। जिस वाले वीडियो में मैंने जो पढ़ाया है उसका नोट्स मैंने उसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो आप वहाँ से नोट्स भी पढ़िए और अपने खुद से नोट्स बनाइए और इस चैप्टर को कंप्लीट कर लीजिए। आज मैं इस चैप्टर के यानी यूनिट 4 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के आपको न्यूमेरिकल करवाने वाला हूँ। इसमें से न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में, सिंपल है, बस थोड़ा सा मेहनत की ज़रूरत लगेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। पहला न्यूमेरिकल देखिए आप लोग। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आप आपकी स्क्रीन पे देखेंगे तो आपसे उसमें कहा गया है कि नीचे आपको कुछ धर स्थिरांक का वैल्यू दिया हुआ है। फर्स्ट में आपको दिया हुआ है k इज इक्वल टू 2.3 इंटू 10⁻⁵ लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है कि k इज इक्वल टू यानी धर स्थिरांक का वैल्यू आपको दिया हुआ है 3 इंटू 10⁻⁵ एस इनवर्स यानी सेकेंड इनवर्स। इसका यूनिट दे रखा है। आपसे पूछा गया है कि जब आपको ये धर स्थिरांक दिया हुआ है तो आपको बताना है कि आपकी अभिक्रिया की जो कोटि है वो क्या होने वाली है। तो देखिए अभिक्रिया की कोटि निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आप उसको समझिए कि यदि आपको केवल धर स्थिरांक का वैल्यू दिया हुआ है तो फिर आप अभिक्रिया की कोटि कैसे निकालेंगे। कोटि तो क्या होता है कि जो भी आपको अभिक्रिया दी हुई होती है, ठीक है, उसकी सांद्रता की जो घात होती है उन सभी घात को प्लस कर दीजिए तो अभिक्रिया की कोटि निकल जाती है। लेकिन यहाँ आपको कोई अभिक्रिया दी है, कुछ नहीं दिया है, कौन सा अभिकारक की कुछ नहीं, केवल सांद्रता दी हुई किसकी, धर स्थिरांक की। तो यहाँ से निकालना क्या आसान है, बहुत ही आसान है। बस आपको थोड़ा सा एक ट्रिक समझना है जो मैंने आपको समझाई थी कि जब भी आपको धर स्थिरांक की इकाई की बात आती है तो धर स्थिरांक की इकाई जो होती है उसकी कोटि के हिसाब से बदल जाती है। अभिक्रिया की कोटि के हिसाब से धर स्थिरांक की इकाई भी क्या होती है, अलग अलग होती है। मैंने आपको पहले समझाया था। और किसी भी अभिक्रिया की कोटि के लिए धर स्थिरांक की इकाई निकालने का फॉर्मूला भी मैंने बताया था। क्या बताया था, 1/समय, इसको मैंने पूरा निकालना सिखाया था। ये कहाँ से आता है, आपके प्रीवियस वीडियो देखोगे तो समझ में आएगा। इनटू सांद्रता या सांद्रता अपॉन समय, ऐसा लिखिए आप। तो वो फॉर्मूला जो मैंने पहले समझाया था सेम वैसा का वैसा ही दिखेगा। सांद्रता अपॉन समय इंटू 1 सांद्रता की पावर यानी कंसंट्रेशन का पावर स्मॉल n। ये फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था। इससे आप धर स्थिरांक की इकाई निकाल सकते हो और सबके लिए धर स्थिरांक की इकाई अलग अलग होती है, अलग अलग कोटि के लिए अलग अलग होती है। तो इस धर स्थिरांक की इकाई से अपन पहचान लेंगे कि ये जो आंसर है धर स्थिरांक का जो आंसर दिया हुआ ये किस यूनिट का है, इसकी इकाई क्या है, ठीक है, ये किस कोटि का है। तो ये अपन आसानी से समझ सकते हैं केवल इस धर स्थिरांक की इकाई से। आगे वैल्यू क्या दी हुई इससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आपको इकाई देखना है। तो चलिए अपन निकालते हैं। सपोज मान लो कि n इज इक्वल टू अपन क्या रखते हैं, 2 रखते हैं, 1 रखते हैं। तो 1 रख के देखिए आप, n का वैल्यू अगर आप 1 रखते हो, ये कोटि है, n इज इक्वल टू क्या है, कोटि। 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है यहाँ पे। तो सबसे पहले 1 रख के देख लेते हैं इसमें क्या आता है। तो यहाँ 1 रखेंगे तो सांद्रता से सांद्रता कट जाएगा, ठीक है। और क्या बचेगा, समय, मतलब समय नीचे है ऊपर जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा। मतलब जिसका इकाई टाइम इन्वर्स होता है वो आपकी प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। कौन सी कोटि की अभिक्रिया है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है जिसकी इकाई जो है धर स्थिरांक की इकाई क्या होती है, समय इन्वर्स होता है। यहाँ ऊपर देखिए, यहाँ तो लीटर मोल इन्वर्स सेकेंड इन्वर्स दिया हुआ है। नीचे वाले में देखेंगे तो यहाँ दिया हुआ है समय इन्वर्स यानी सेकंड इन्वर्स यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये इसका आ रहा है किसका, प्रथम कोटि का। मतलब ये जो सेकंड वाला आपका आंसर है ये कौन सा है, ये आपकी अभिक्रिया प्रथम कोटि की है। तो कितना आसान होता है अभिक्रिया की कोटि को पहचानना धर स्थिरांक से। कैसे पहचानोगे, उसकी यूनिट आपको देखना है, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग इसके लिए देखिए, ये किसके लिए आएगा। तो यहाँ 2 वैल्यू रख के देख लीजिए, 2 से नहीं आता तो 3 रख के देखिए। चलिए 2 रखते हैं, इसको रफ कर देते हैं, ये तो हो गया। अब n की जगह में क्या लिखूंगा, 2 लिखूंगा। तो सांद्रता की पावर अब क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो एक सांद्रता से एक सांद्रता कट जाएगी लेकिन एक अभी भी बचेगी। तो चलिए इसका इकाई लिख के देखते हैं। यहाँ 1, समय का इकाई सेकेंड ले लो क्योंकि यहाँ सेकेंड में दे रखा है। तो सेकेंड को s लिख देता हूँ, इंटू 1 सांद्रता जो होता है वो मोल पर लीटर में होता है। तो मोल और पर लीटर है तो लीटर को ऊपर लिखते हैं, लीटर इन्वर्स, तो मोल लीटर इन्वर्स होता है। अब ये सेकंड ऊपर जाएगा, मोल भी ऊपर जाएगा, लीटर भी ऊपर जाएगा। तो पहले लीटर को लाते हैं, लीटर माइनस का, यहाँ लीटर दिया हो तो लीटर को ले आओ।
तो लीटर माइनस में तो सबसे पहले ये ऊपर आएगा तो प्लस का हो जाएगा लीटर, मोल अपोन में है तो ये हो जाएगा मोल इनवर्स, और सेकेंड भी अपोन में तो ये भी हो जाएगा इनवर्स। तो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स जो होता है ये किसकी इकाई होती है, ये द्वितीय कोटि अभिक्रिया की इकाई होती है। तो जहाँ पर आपको ये यूनिट दिया हुआ है आप समझ जाएं कि वो अभिक्रिया की कोटि कौन सी है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। तो देखो यहाँ दे रखा है एल यानी लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स, मतलब ये अभिक्रिया जो दी हुई है आपको ये आपकी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। देखिए आप क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए आप, इसमें आपसे कहा गया है कि कोई भी अभिकारक आपका ए बी है जो गर्म करने पर, ठीक है, ए और बी में विघटित हो रहा है, ठीक है। इसके लिए आपसे कहा, और इसकी जो अभिक्रिया की कोटि दे रखी है, इसकी अभिक्रिया की कोटि की अगर बात करें तो दे रखी है 0.5। तो इसके लिए आपको क्या करना है, दर ज्ञात करना है और दर स्थिरांक आपको लिखना है, दर स्थिरांक की इकाई भी लिखना है। तो चलिए ये आपसे पूछा गया है, तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। देखिए आपको इसमें क्या करना है, सबसे पहले इसमें कहा गया है कि कोटि जो है वो कितनी है, 0.5 है। तो आप सब लोगों से मैंने कहा कि दर नियम जब भी लिखते हैं, अभिक्रिया की दर जो होती है वो आर समानुपाती हो जाएगी किसकी सांद्रता के, ए और बी अभिकारक की सांद्रता की, उस घात की जो इसकी कोटि है, कोटि कितनी है 0.5, तो घात कितनी बन जाएगी 0.5। 0.5 का 1/2 भी लिख सकते हो, है ना, 1/2 लिखते ज़्यादा आसान होगा, तो 1/2 लिख दीजिए आप। ये तो दर नियम हो गया, चाहे तो आर का वैल्यू भी लिख दें, ये जो है अभिकारक के रूप में लिखेंगे तो कम हो रहा है तो माइनस लिखो, डी ए बी की सांद्रता में कमी अपॉन समय, ठीक है, ये समानुपाती हो जाएगा आपका ए बी की पावर 1/2 के। अब आपसे यहाँ पूछा गया है कि दर स्थिरांक की आपको इकाई निकालनी है। एक तो दर जो है वो तो ये निकली, दर को व्यक्त कर दिया आपने, इस तरीके से व्यक्त करेंगे दर को। अब दर स्थिरांक की इकाई पूछी गई है, तो दर स्थिरांक की इकाई का फॉर्मूला होता है K = जब इकाई अपन निकालते हैं तो अपन लिखते हैं सांद्रता अपॉन समय इंटू 1 सांद्रता की पावर स्मॉल n, ठीक है। n मतलब यहाँ पर कोटि होती है, ठीक है। तो चलिए n का वैल्यू रख देते हैं, n कोटि कितना दे रखी 0.5 या 1/2। तो चलिए इसको सोल्व कर लीजिए आप। तो K = क्या हो जाएगा, सांद्रता अपॉन समय इंटू 1 सांद्रता की पावर n है, ठीक है। तो सांद्रता की पावर कितना कर देते अपन, सांद्रता की पावर कर देते 1/2। अब देखिए हाफ सांद्रता से एक सांद्रता को काटोगे तो कितना बचेगा, हाफ बचेगा। चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो या फिर सांद्रता को ऊपर लेके चला जाओ, ये पावर प्लस की तो माइनस में हो जाएगी, ठीक है। और फिर मल्टीप्लाई में घातांक घटती है तो 1 में से ये हाफ जाएगा तो कितना बचेगा, हाफ ही बचेगा। तो सीधा भी लिख सकते हैं क्या बचेगा, K = ऊपर बचेगा आपका सांद्रता की पावर हाफ अपॉन समय। देखिए आपको यूनिट किसी भी की कोटि पूछा जा सकता है, ज़रूरी नहीं कि कोटि हमेशा 1 2 3 दे, ऐसे भी आती है, पावर जो होती है फ्रैक्शन में भी आती है, तो आसान है सोल्व करना। अब सांद्रता की इकाई लिख लीजिए, सांद्रता की इकाई क्या होती है, मोल, ठीक है, लीटर इनवर्स। बस पूरे की पावर कितनी है 1/2 है, और अपॉन में समय को अपन लिख देते सेकेंड। तो बस ये आ गई यूनिट, मोल की पावर लिख दो आप हाफ, तो मोल की पावर हो जाएगी हाफ, फिर लीटर की पावर -1 में है और -1/2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो लीटर की पावर हो जाएगी -1/2, और सेकेंड अपॉन में ऊपर जाएगा तो इनवर्स। तो देखिए आपका दर स्थिरांक की इकाई क्या आ गई है, मोल हाफ एल -1/2 सेकेंड इनवर्स। तो इस तरीके से आपको कुछ भी पूछा जा सकता है। यूनिट निकालने का तो यही फॉर्मूला है, आप इसी फॉर्मूले का यूज़ कीजिए, कोई भी कोटि हो आप उसकी इकाई निकाल सकते हैं। बस आपको यहाँ पर n की जगह वो जितनी भी कोटि दी हो उसका वैल्यू रख दो, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकेंड वाला सवाल। तो देखिए अगला जो सवाल है इसमें आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको जो दर के व्यंजक दिए हुए हैं R = आपको दिया हुआ है, यहाँ पर भी 2 सवाल दिए हुए हैं ना, ये फर्स्ट सवाल है आपका, ये सेकंड सवाल है। और इसमें आपको क्या करना है कि आपको कुल कोटि पूछी गई है। तो कुल कोटि क्या होती है अपन जानते हैं, इसका सोल्व देखिए बहुत ही आसान सवाल है ये। सॉल्यूशन अगर आप इसका देखेंगे तो जो कुल कोटि होती है वो ये होती है कि दर नियम में जो इन अभिकारक की सांद्रताओं पे जो घात लगी होती है इसका योग जो होता है वही आपका कुल कोटि होता है। मैंने आपको पहले भी समझाया। तो पहले सवाल के लिए जो कुल कोटि है वो कितनी हो जाएगी, इसकी पावर कितनी है 1/2 प्लस इसकी पावर कितनी है 3/2, दोनों को प्लस कर दो तो इसकी कुल कोटि आ जाएगी। प्लस करने के लिए आप क्या करिए, एलसीएम लीजिए 2 और यहाँ आ जाएगा 1 +
3, तो आपका हो जाएगा 4/2 इज इक्वल टू 2। मतलब आपका जो ये फर्स्ट वाले के लिए जो दर व्यंजक आपको दिया हुआ है ये आपका द्वितीय कोटि का है, तो आप लिख दीजिए इसका आंसर, ये आपका कौन सा हो गया, द्वितीय कोटि का। ठीक है, इसी तरीके से आपको ये वाला सेकंड वाला सवाल सोल्व करना है, तो सेकंड वाले को कैसे करेंगे, यहाँ पर भी आप इनकी सभी कोटियों को प्लस कीजिए। कितना आ रहा है, एक आपका है 3/2, फिर प्लस और ये माइनस की, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसमें आपको 1 को माइनस करना, इसके अपोन में कुछ नहीं है तो 1 लीजिए, है ना, ये माइनस की पावर थी इसलिए प्लस माइनस माइनस हो गया। अब एलसीएम ले लीजिए 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 3 माइनस 2, तो कितना आया 1/2। मतलब ये अभिक्रिया आपकी कौन सी बनेगी, अर्ध कोटि की अभिक्रिया हो गई। कोटि कुछ भी आ सकती है, फ्रैक्शन में भी आ सकती है, जीरो भी आ सकती है, अपन ने पढ़ा है आगे। तो ये अर्ध कोटि की अभिक्रिया हो गई और ये आपकी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। तो इस तरीके से आप कुल कोटि निकाल सकते हैं। ये तो बहुत सिंपल सवाल है जो आप कर रहे हैं। देखिए अभी इसी सवाल को पूछने का तरीका अलग हो गया कि a + 3b इज इक्वल टू 2c, ये एक अभिक्रिया है जिसके लिए जो दर व्यंजक है इसको लिखा गया है कि r समानुपाती k, a की पावर दिया हुआ है 3/2 और b की पावर दिया हुआ है 1/2। यही सवाल है ना आपका, देखिए आपकी स्क्रीन पे a की पावर 1/2 है, कोई बात नहीं, और b की पावर आपकी 3/2 है। ठीक है, और इसके लिए आपसे कहा गया है कि इसकी कुल कोटि बताइए। तो आपको इक्वेशन में नहीं जाना, यहाँ से नहीं लिखना है कि 3 और 1 4, वो मोलिक्युलिटी हो जाएगी। आणविकता पूछी जाए तो 4 है, 3 बी के अणु है और 1 ए का अणु है, तो 4 है। अणु कितने भाग ले रहे हैं, 4, लेकिन केवल इतने ही अणु, जितनी पावर लगी हुई उतने ही अणु पर अभिक्रिया की दर जो है वो निर्भर कर रही है। तो कोटि कितनी हो जाएगी, कोटि के लिए इन घातांकों का ही आपको प्लस करना है, 1/2 प्लस 3/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वही आपका 4/2 आएगा और द्वितीय कोटि की अभिक्रिया आ जाएगी। मतलब ये सवाल भी आपका द्वितीय कोटि का है, जबकि इसकी आणविकता कितनी है, 4 है। अणु संख्या पूछी जाए तो 4 है और कोटि कितनी है, 2 है। यह अंतर होता है अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में, पहले मैं आपको समझा चुका हूँ। अब इस क्वेश्चन को देखिए क्या कहा गया है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, ठीक है, जिसका जो अभिकारक है वो अभिकर्मक है वो कितना दिया हुआ है, r है। ठीक है, और इसके लिए दर स्थिरांक k का वैल्यू दिया हुआ है 0.0003313। ठीक है, उसके बाद कहा गया है, देखो यूनिट दिया हुआ है सेकेंड इनवर्स। अगर मान लो आपसे नहीं भी कहा जाता कि अभिक्रिया जो है प्रथम कोटि की है, तो आप इस यूनिट से पता कर लेते कि अभिक्रिया जो है वो प्रथम कोटि की है। और उसने कहा गया कि उसकी जो प्रारंभिक सांद्रता है, प्रारंभिक सांद्रता को अपन A लेते हैं, वो उसने दिया है कि A जो है उसका कितना है 34.75, इतनी उसकी सांद्रता है। सांद्रता के मोल पर लीटर होता है, कोई दिक्कत नहीं है, लिखने का जरूरत नहीं है अभी। फिर उसने कहा है कि सांद्रता जो है उसको इतना रहने में, कितना 23.35 रह जाने में कितना समय लगने वाला है। मतलब t समय पर सांद्रता कितनी रह जाएगी, 23.35, और t समय की जो सांद्रता अपन उसको काय में लिखते हैं, a-x मानते हैं। अपन ने डेरिवेशन किया है, ये प्रारंभिक सांद्रता होती है, t समय की सांद्रता है। मतलब t समय कितने समय पर अपने को नहीं पता है। सपोज मान लो कि वो t समय है जिस पर इसकी सांद्रता जो है वो कितनी रह जाएगी, 23.35 रह जाएगी। तो अब बस आपको ये t ही क्या करना है, पता करना है। तो हम जानते हैं, वी नो दैट, कि जो आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसके लिए दर स्थिरांक क्या होता है, k इज इक्वल टू 2.303/t log a/a-x। अब ये सारी वैल्यू अपने पास है, t का वैल्यू आपसे पूछा गया है, तो t इज इक्वल टू 2.303, ये k इसके अपोन में आ जाएगा, और k का वैल्यू आपके पास दिया हुआ है 0.0003313 इंटू log a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू आपका आ रहा है 34.75, अपोन में आपका है 23.35। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 0.0003313 इंटू log 1.5 आ रहा है। इसको आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 1.5। और तो चलिए इसका वैल्यू देखिए आप, log 1.5 की अगर बात करें तो log 1.5 का वैल्यू होता है 0.176। ठीक है, ये आपको सवाल में दिया हुआ रहेगा, आप वहाँ से सीधा यूज़ कीजिए। कोई ऐसा है जो सिंपल है उसका नहीं दिया हुआ रहता, बाकी इस टाइप का अगर आता है तो आपको दिया हुआ रहेगा। फिर देखिए आपका क्या आ रहा है, 2.303 अपॉन 0.0003313 इंटू 0.176। बस आपको इसको सोल्व कर लेना है। तो लगभग आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 1200 सेकेंड के समथिंग।
ठीक है, टाइम है तो सेकंड में लिखो, क्योंकि यहाँ पर आपको यूनिट सेकंड इनवर्स दिया हुआ है। अगर ये मिनट इनवर्स दिया होता तो मिनट लिख देते, यहाँ हावर्स दिया होता तो आप हावर्स में आंसर लिख देते। तो आपको इस तरीके से सवाल करना है। जब आपको दर स्थिरांक दिया हुआ है तो डायरेक्ट आप कर सकते हो। एक और तरीके से सवाल आता है, वो देखिए आप क्या होता है। देखिए अब इसी टाइप का सवाल है, होगा उसी मेथड से, तरीका अलग है पूछने का। इसमें ये कहा गया है कि कोई अभिक्रिया 10 मिनट में, ठीक है, समय दिया हुआ है और ये कहा गया कि 20% कंप्लीट हो जाती है, तो उसको 75% कंप्लीट होने में कितना समय लगने वाला है, ये पूछा गया है। तो देखिए आपको यहाँ पर ये परसेंट दिया हुआ कितना परसेंट कंप्लीट हो रही है, मतलब इससे अपन सांद्रता निकाल लेंगे। लेकिन समय अपने को निकालने के लिए दर स्थिरांक भी चाहिए। अभी अपने को दर स्थिरांक दे रखा था तो अपन ने फटाक से टाइम निकाल लिया। तो यहाँ से आप सबसे पहले, जिसमें आपको समय दिया हुआ है उस कंडीशन से आप सबसे पहले क्या करिए, दर स्थिरांक का मान निकालिए। तो देखिए यहाँ पर आप देखिए कि आप सपोज मान लीजिए, सोल्व देखिए इसका, सपोज मान लीजिए कि जो प्रारंभिक सांद्रता है, ध्यान से आप इस सवाल को समझिएगा, प्रारंभिक जो सांद्रता है उसको आप क्या करिए, उसको स्मॉल a मान लीजिए। तो 10 मिनट बाद सांद्रता कितनी हो जाएगी, 20% खत्म हो गई, 20% कंप्लीट हो गई। तो a का 20% खर्च हो गया, तो a का 20% के लिए अपन ऐसे लिख सकते हैं 20/100। तो कितना हो जाएगा 1/5, यानी आपका कितना है a/5, ठीक है। ये आपकी t समय पर सांद्रता आ गई। मतलब आप ये बोल सकते हो कि ये आपका क्या गया, x का वैल्यू हो गया, इतना मोल खर्च हो गया, ये x का वैल्यू आ गया। तो चलिए सोल्व कर लेते हैं। आपका k इज इक्वल टू कितना होता है, 2.303/t log a/a-x। बस ये a और x का वैल्यू तो निकालना होता है। फिर अब यहाँ से अपन आसानी से k का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो k इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 2.303, t का वैल्यू हो गया 10 मिनट दिया है आपको। लोग a का वैल्यू कितना है आपका, a को अपन ने a ही लिया है, प्रारंभिक सांद्रता। तो यहाँ पर भी प्रारंभिक सांद्रता ये हो जाएगी, x मोल उत्पाद में परिवर्तित होगी, कितना 20%। तो 20% कितना आया, a का 20% आया a/5। इसके अपोन में कुछ नहीं है, 1 लेके इसको सोल्व कर लेते हैं पहले। तो k इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 2.303/10 log a/, देखिए आप इसका एलसीएम लीजिए, कितना आएगा 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 5a, इसका 1 का a में करेंगे तो a, 5a माइनस a। तो देखिए क्या बचता है, देखिए आपका हो गया k इज इक्वल टू 2.303/10 log, देखो क्या बचेगा, ये a 5a से में a जाएगा तो 4a, तो अपोन में बचेगा a/4a/5। ये 5 अपोन में इसको ऊपर लेके चले जाते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू 2.303/10 log 5a/4a, a से a कट जाएगा 5/4। आप इसको कैसे लिख सकते हो, k इज इक्वल टू 2.303/10, मैंने इसको लिखना सिखाया आपको, जब अपोन में होता है तो माइनस में चला जाता है, तो log 5 माइनस log 4। अब 5 और 4 का वैल्यू आप लोग याद रखें तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो आप लोगों को एग्जाम में दिया हुआ होगा, वैसे जो सरल है इजी का नहीं दिया हुआ होता है ना। तो आपको कम से कम 1 से लेके 6 तक, log 1 से लेके log 6 तक और 10 का, 6 तक और 10 का, ये आप लोग जो है इनका याद रखें log का वैल्यू। चलिए मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, log 5 का वैल्यू जो होता है वो होता है 0. यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है, 0.6990 माइनस log 4 का वैल्यू होता है वो होता है 0.6021, ठीक है। अब चलिए इसको माइनस करते हैं, k इज इक्वल टू 2.303/10 इंटू, जब इसको माइनस करोगे कितना आएगा, देखिए 0 10 में से 1 गया तो आपका हो जाएगा आपका यहाँ पर 9 और 6, ठीक है, 0.0969, ठीक है। अब इन सबको जब आप सोल्व करते हो तो आपका k का वैल्यू आ जाता है 0.0223, ये आपका k का वैल्यू आ गया है। और ये प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए है, तो k का वैल्यू का यूनिट क्या हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स। मिनट है, मिनट इनवर्स, मिनट में दिया ना टाइम, तो मिनट इनवर्स, ये भी आपको याद रखना है। ये तो आ गया k का वैल्यू। तो सेकेंड कंडीशन आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। चलिए मैं इसको रफ कर देता हूँ अभी। अब पूछा क्या गया वो देखिए, 75% कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा, k का वैल्यू आपके पास आ गया है। तो 75% कंप्लीट होने के लिए आपको वही करना, प्रारंभिक सांद्रता को अगर a मानते हैं तो x इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, a का 75%, है ना। तो ये हो जाएगा 3/4, ठीक है। तो x का वैल्यू आपका आ गया 3a/4।
चलिए सोल्व करते हैं, फिर से वापस आपको वही फॉर्मूला लगाना है, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t log a अपॉन a माइनस एक्स। चलिए इसमें वैल्यू रखते हैं, तो k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t log a का वैल्यू तो i है आपका, प्रारंभिक सांद्रता तो a ही अपन ने लिया है, माइनस x कितना है आपका 3a अपॉन 4। चलिए इसके अपोन में कुछ नहीं है, 1 ले लीजिए, सोल्व करिए। t का वैल्यू, k का वैल्यू भी अपने पास है, तो t को इधर लिखिए आप, t तो अपने को ज्ञात करना है 2.303, k का वैल्यू रख लीजिए 0.0223, ठीक है। फिर लोग इसको सोल्व करेंगे, a अपॉन एलसीएम ले लीजिए आप 4 का मल्टीप्लाई कीजिए 4a माइनस 3a, ठीक है। तो 4a में से 3a जाएगा तो 1 बचेगा, ये 4 ऊपर लेके चले जाओ, ठीक है। तो देखिए कैसे होगा सोल्व, t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 0.0223 log a अपॉन 4 ऊपर चला जाएगा तो ये 4a अपॉन a हो जाएगा। तो देखो t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 0.0223 log, ये 4 ऊपर जाएगा तो 4a अपॉन a, तो a से a कट जाएगा, 4 बचेगा, a से तो a कट गया, ये 4 ऊपर चला जाएगा तो log 4 का वैल्यू लिख लीजिए आप लोग, t इज इक्वल टू 2.303 0.0223 इंटू अभी जस्ट अपन ने log 4 का वैल्यू लिया था 0.6021, बस इसको सोल्व कर लीजिए तो आपका टाइम आएगा आपका 62.18 मिनट। बस तो आपको क्या करना है, 2 सिचुएशन दिया हुआ रहेगा, आप फर्स्ट वाले सिचुएशन का जिसमें टाइम दिया हुआ है उसका यूज़ करके दर स्थिरांक का वैल्यू निकालिए, और सेकेंड वाले में आप दर स्थिरांक का वैल्यू रख के और उसको सोल्व कर लीजिए, क्योंकि रिएक्शन तो वही है, एक ही रिएक्शन के लिए जो दर स्थिरांक का मान है वो तो वही रहेगा। पहले वो 20% कंप्लीट हुई थी, फिर आपको उसको 75% के लिए पूछा गया, तो दर स्थिरांक तो वही रहेगा ना। तो फर्स्ट स्टेप से आप ये निकालिए और फिर पूछे हुए से आप कर लीजिए इसको। तो इस तरीके से आप ये सवाल सोल्व कर सकते हो। 2 तरीके से करवा दिया मैंने, एक में आपको दर स्थिरांक दिया हुआ था, डायरेक्ट आपको सोल्व करना था। यहाँ पर आपको क्या कहा गया है, इस तरीके से ज़्यादा पूछा जाता है सवाल कि अभिक्रिया जो इतना % कंप्लीट होने में इतना समय ले रही, तो इतना % कंप्लीट होने में कितना समय लेगी। तो इस तरीके से आप इसको सोल्व करेंगे। एक और तरीके का सवाल है जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, वो अब देखिए आप। देखिए इसमें कहा गया है कि एक प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए आपको k का मान दिया गया है, k का मान आपको दिया गया है 5.5, ये तो बहुत सिंपल सवाल है, इंटू 10⁻⁻14, ठीक है। यूनिट देखेंगे आप तो सेकेंड इनवर्स दिया हुआ है, मतलब प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं भी किया था तो आपको पता चल जाता है। अब आपसे इसके लिए पूछा गया कि इस अभिक्रिया के लिए आप अर्धायुकाल पता कीजिए, तो ये तो बहुत सिंपल सवाल है। आपको अर्धायुकाल पूछा गया है तो आप जानते हैं, सोल्व देखिए इसका। अर्धायुकाल यानी t हाफ इज इक्वल टू, वी नो दैट करके आप सीधा लिखेंगे कि जो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए जो अर्धायुकाल होता है वो होता है 0.693 अपॉन k का वैल्यू तो दे रखा है, टी हाफ का आपसे पूछा गया है तो कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ वैल्यू रखना है इसमें। तो 0.693 अपॉन के का वैल्यू इसमें रख दीजिए 5.5 इंटू 10⁻⁻14, बस इसको सोल्व कर लो। टी हाफ इज इक्वल, जब इसको सोल्व करोगे तो आंसर आएगा 1.26 इंटू 10⁻13, ठीक है। और टाइम है तो आपको लिखना है सेकेंड में। देखो अभी जो सवाल किया था अपन ने वैसे उसी टाइप का सवाल एक और मैं आप लोगों को करवा देता हूँ कि मान लो कोई अभिक्रिया जो है वो 32 मिनट लगा रही है, सेम सवाल है, उस समय नहीं समझ में आएगा तो यहाँ समझ में आ जाएगा। 32 मिनट लगा रही है 75% कंप्लीट होने में। अब पूछा गया आपसे कि ये 50% कंप्लीट होने में कितना समय लगाएगी, सेम उसी टाइप का सवाल है ना। तो चलिए इसको करते हैं, इसका सोल्यूशन देखिए क्या करना है आपको। सबसे पहले आपको करना है कि इसकी प्रारंभिक सांद्रता कितनी, मान लीजिए आप जो प्रारंभिक सांद्रता है वो इसकी कितनी हो जाएगी, स्मॉल a, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, कितना % कंज्यूम हो गया है 75%, तो a का 75% उत्पाद में परिवर्तित हो गया। 75% के लिए अपन लिख सकते हैं 3/4, तो ये हो जाएगा आपका 3a/4। इसके लिए जस्ट अभी अपन ने सोल्व किया था 3/4 के लिए, फिर से कर लेते हैं एक बार, वैसे ही करना है आपको। k इज इक्वल टू 2.303
अपॉन टी log a अपॉन a माइनस एक्स। तो चलिए k इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 2.303, लेकिन यहाँ पर t का वैल्यू अलग है। यहाँ पर t कितना दिया हुआ है, 32 दिया हुआ है, इसलिए थोड़ा सा आंसर चेंज हो जाएगा। log a आपका वही है, फिर a माइनस x की जगह आप लिखिए 3a अपॉन 4, है ना, ये भी था 3a अपॉन 4। इसके अपॉन में कुछ नहीं है, 1 लीजिए, सोल्व करिए। k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 32 log a अपॉन, देखिए इसको माइनस करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई 4a में से 3a आ जाएगा, तो वही आपका ऊपर क्या बचेगा, a अपॉन 4। सीधा लिख देता हूँ, अब आपको समझ में आ गया होगा। अब a से a कट जाएगा और ये 4 ऊपर चला जाएगा, log 4 हो जाएगा। तो k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 32 इंटू log 4। log 4 का वैल्यू आप लोगों को पता है, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 32 इंटू 0.6021। बस आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका k का वैल्यू आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 0.0433। और यहाँ पर आपको मिनट दे रखा है, तो आप इसको यहाँ पर लिखिए मिनट इनवर्स। अब आपसे क्या पूछा है कि 50% कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा, तो 50% के लिए इतना सारा रामलीला करने का जरूरत ही नहीं है आप लोगों को। क्यों नहीं है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि 50% मतलब क्या, आधी कंप्लीट होने के लिए। और अपन जानते हैं कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए जो अर्ध आयुकाल होता है वो तो अपने को पता ही है ना कि 1 t हाफ इज इक्वल टू होता है 0.693 अपॉन k। अभी इससे पहले करवाया मैंने। तो जब आधा पूछा जाए, 50% के लिए पूछा जाए, तो इतना सोल्व नहीं करेंगे, आप इसको डायरेक्ट करेंगे। तो t हाफ इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर 0.693 लिखी है और सीधा नीचे अपॉन में k का वैल्यू रख दीजिए 0.0433। ठीक है, तो जब आप इसको काटेंगे तो आपका आ जाएगा 16 मिनट। कितना टाइम लगेगा इसको 50% कंप्लीट होने में, 16 मिनट लगेगा। तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आता है कि जब भी कोई अभिक्रिया 75% कंप्लीट होने में जितना समय लगाती है, उसका आधा समय लगता है उसको 50% कंप्लीट होने में। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप यहाँ पर याद रखिए। ये भी आपको सिद्ध करना आता है कभी कभी कि किसी अभिक्रिया का सिद्ध कीजिए कि कोई अभिक्रिया 75% कंप्लीट होने में 50% कंप्लीट होने का डबल टाइम लेती है, या किसी अभिक्रिया को 50% कंप्लीट होने में 75% कंप्लीट होने का आधा समय लगता है। तो देखो ना, 75% कंप्लीट होने में इसको 32 मिनट लग रहा था, तो 50% कंप्लीट होने में इसको कितना समय लगेगा, आधा, 16 मिनट। ठीक है, तो ये ऐसा ही होता है, ये फिक्स है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया अगर है तो उसको 75% कंप्लीट होने में जितना समय लगेगा उसका आधा समय उसको 50% कंप्लीट होने में लगेगा। तो आप डायरेक्ट आंसर लिखना होगा तब आप सीधा लिख सकते हो, आपको सोल्व करके बताना होगा, तो वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। तो इस तरीके से ये बहुत बार पूछा था। इसको प्रूफ करना भी आता है, तो प्रूफ करना भी मैं आपको सिखाऊंगा कैसे करना होता है। तो चलिए वही अपन प्रूफ करते हैं। क्या प्रूफ करते हैं कि किसी अभिक्रिया को 3/4 लिखो या आप लिखो 75%, एक ही बात होती है, आप कंफ्यूज नहीं होना। क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे 3/4 लिखा हुआ है, बट आप उसको 75% भी बोल सकते हैं। अभी अपन ने 75% को निकाला था, कितना था 3/4, तो फ्रैक्शन में लिखोगे तो 3/4, परसेंटेज में लिखोगे तो 75%। तो किसी अभिक्रिया को सिद्ध कीजिए कि किसी अभिक्रिया का 75% पूर्ण होने में लगा समय जो होता है वो अभिक्रिया के अर्ध आयुकाल से दुगना होता है। टी हाफ से क्या होता है, दुगना होता है। ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो चलिए प्रूफ करते हैं। इसको कैसे आप प्रूफ करेंगे उसको देखिए। तो देखो 75% के लिए जो है के, देखो दोनों के लिए दर स्थिरांक का वैल्यू बराबर होता है। तो इसके लिए जो मैं यहाँ पर लिखूँगा 2.303 अपॉन टी इंटू log a अपॉन a माइनस एक्स। ये मैं किसके लिए लिखूंगा, मान लो ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ 75% के लिए लिख रहा हूँ, तो यही किसके इक्वल होगा, हाफ के लिए। दोनों का दर स्थिरांक एक दूसरे की क्या होगा, इक्वल होगा। तो इधर भी मैं लिख लेता हूँ 2.303 अपॉन टी log a अपॉन a माइनस एक्स। लेकिन ये मैं किसके लिए लिखूंगा, हाफ लाइफ के लिए। तो जब हाफ लाइफ के लिए लिखोगे तो देखिए, चलिए सोल्व कर लेते हैं इसको। यहाँ वैल्यू रखिए आप 2.303 अपॉन टी। ठीक है, टी को ऐसा ऐसा रहने दीजिए। log का वैल्यू रखिए आप, ए का वैल्यू ये बोल रहा है कि 75% कंप्लीट होने के लिए। तो देखिए लिखिए अपन ए अपॉन, यहाँ लिखेंगे अपन ये किसके लिए, यहाँ टी में लिख देता हूँ, ये टी 3/4 के लिए है और ये टी जो है 1/2 के लिए। ये सही रहेगा, ठीक है, ताकि सोल्व करने में सही रहे। और ये हो जाएगा ए माइनस, यहाँ पर एक्स का वैल्यू कितना आता है 3a अपॉन 4, राइट।
अभी अपन ने पहले निकाला है तो ये x का वैल्यू यहाँ पर इतना ही आता है, तो ये मैंने सीधा लिख दिया। यहाँ कितना आएगा देखो 2.303 टी हाफ इंटू log a अपॉन a माइनस, यहाँ पर x का वैल्यू कितना आता है हाफ, है ना, a/2 सीधा आता है अपना, ठीक है। तो इसको सोल्व करने पे log 4 आएगा, इसको सोल्व करने पे log कितना आएगा 2 आएगा। अभी अपन ने सोल्व किया ही आगे, तो आप लोग इसके लिए ज़्यादा लोड नहीं लें, ये t 3/4 है ना, तो t 3/4 log ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 2.303 टी हाफ, ये हो जाएगा log 2। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब देखिए क्या होने वाला है, ये 2.303 से 2.303 कट जाएगा, ठीक है। जब इस log 4 से log 2 से log 4 को काटोगे तो कितना बचेगा 2 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ बच रहा है आपका 2 अपॉन टी 3/4 इज इक्वल टू यहाँ कितना बच रहा है 1 अपॉन टी हाफ। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें कीजिए, इसका इसमें कीजिए, इसका इसमें करेंगे तो टी 3/4 इज इक्वल टू इसका इसमें करोगे तो 2 इंटू टी हाफ। तो देखो ना 75% अभिक्रिया को कंप्लीट होने में जो समय लग रहा है वो अर्ध आयुकाल का दुगना है। ये आपका अर्ध आयुकाल था, इसका दुगना आ गया। तो कितना आसान है, जब भी आपको इस तरीके का सवाल दिया जाता है कि ये इससे दुगना है तो दोनों का दर स्थिरांक का वैल्यू क्या कर लो, इक्वल लिख के सोल्व कर लो। मैं आपको इस टाइप का एक सवाल और करवा देता हूँ, ये तो मैंने आप प्रूफ कर दिया, बहुत आसान था। मैंने ये किसके लिए लिखा 75% का दर स्थिरांक लिखा, और ये मैंने किसके लिए लिखा 50% का दर स्थिरांक लिखा। दोनों का दर स्थिरांक आपस में बराबर लिखा और सोल्व कर लिया। जो कट रहा उसको काट दिया, जो बचा उसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके बता दिया, तो प्रूफ हो गया कि 75 अभिक्रिया कंप्लीट होने में जो समय लग रहा है वो अर्ध आयुकाल का कितना है, दुगना है। तो इस तरीके से आप इसको प्रूफ कर सकते हो, बहुत आसान है। एक सवाल और मैं इस तरीके का करवा देता हूँ, बस यही टाइप के सवाल आते हैं इसमें। देखिए सेम सवाल है, अब इसको क्या चेंज किया है कि अभिक्रिया को 99.9% कंप्लीट होने में जो समय लग रहा है वो उसके 50% कंप्लीट होने में जो समय लग रहा है उसका 10 गुना समय लग रहा है। 10 गुना ज़्यादा समय लगता है 99.9% अभिक्रिया कंप्लीट होने में अर्ध आयुकाल का। तो दोनों के दर स्थिरांक को अपने को क्या करना है, बराबर लिखना है। लेकिन यहाँ पर 99.9% लिखा हुआ है, तो उसको अगर मैं 100 अपॉन में लिखता हूँ, काटपीट करूँगा तो बहुत दिक्कत आने वाली है, इसलिए मैं यहाँ पर ए नहीं मानूंगा। टोटल जो प्रारंभिक सांद्रता है, देखो उसको सोल्व सही करने के लिए, है ना, इजी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर प्रारंभिक सांद्रता को कितना मान लिया, ए इज इक्वल टू कितना मान लो 100%। टोटल वैसे भी 100% होता है, तो ए को 100% मान लो, तो ए माइनस एक्स कितना हो जाएगा, थोड़ा आसान हो जाएगा सवाल। ए माइनस एक्स कितना हो जाएगा, एक्स आपका कितना है, एक्स आपको दे रखा है 99%, 9% जो है वो पूर्ण हो जाती है, तो एक्स आपका 99.9 हो जाएगा। तो ए माइनस एक्स कितना हो जाएगा 100 माइनस 99.9 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.1। तो a माइनस एक्स का वैल्यू कितना आ गया 0.1। तो इससे आप सोल्व करो, थोड़ा आसान हो जाएगा। तो चलिए दोनों के दर स्थिरांक को बराबर लिखते हैं। सवाल सोल्व करने का तरीका तो वही है। तो सॉल्यूशन देखिए, सोल्व देखिए इसका, एक तरफ लिखता हूँ 2.303 t, किसके लिए लिखते हैं अपन 99.9% के लिए लिखते हैं। तो 99.9% को आप किस तरीके से लिखोगे, तो इसको टी मान लेते हैं, काट पीट करके पॉइंट में लिखने से मतलब नहीं है, आप इसको सीधा टी लिख लो, है ना। इस पे जो समय लग रहा है उसको सपोज अपन ने टी मान लिया, यहाँ जो समय लगेगा उसको टी हाफ ले लेंगे। तो टी इंटू log ए का वैल्यू यहाँ पर कितना है 100 और ए माइनस एक्स का वैल्यू कितना है 0.1 इज इक्वल टू 50% के लिए कितना आता है 2.303 अपॉन टी हाफ log ए अपॉन ए माइनस a/2 यानी log 2। ये तो सीधा log 2 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ इसको सोल्व करिए 2.303 t log, ये पॉइंट हटाइए, 0 ऊपर चला जाएगा तो ये log 1000 आ जाएगा इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 2.303 t हाफ, यहाँ आ जाएगा log 2। अब देखिए क्या करना है, ये 2.303 से तो ये कट जाएगा, लेकिन इसको भी थोड़ा सा सोल्व कर लीजिए आप, log से log भी कट जाएगा, पर पहले इसको सोल्व करते हैं। 2.303 t, इसको आप लिख सकते हो log 10 की पावर 3, समझ गए, इज इक्वल टू 2.303 t हाफ और log 2। 3 को आगे लेके आ जाओ, है ना। तो इसको क्या करना है 2.303 अपॉन टी, ये 3 को इधर आगे लेके आओ तो 3 log 10, ठीक है, इज इक्वल टू 2.303
टी हाफ यहाँ लिखेंगे। देखो यहाँ तो आप सीधा भी लिख सकते थे इसका वैल्यू तो, लेकिन चलिए ठीक है करते हैं इसको। log 2 का वैल्यू 0.3010, इसका तो डायरेक्ट लिख के भी आप कर सकते हो। चलिए मैं ऊपर का रफ कर देता हूँ अभी। जब इसको आप करेंगे तो देखिए यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, log 10 का वैल्यू 1 होता है, यहाँ 3 बचेगा, तो 3 का मल्टीप्लाई अगर इसमें करते हैं तो ये हो जाएगा 6.909, ठीक है, अपॉन में t इज इक्वल टू, इधर आपका देखिए 0.693 अपॉन टी हाफ। तो सामने ही समझ में आ रहा है कि लगभग, है ना, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखो इससे कितना गुना, 10 गुना ज़्यादा दिख रहा है ना। 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.9 आ जाएगा, ये भी 6.9 है। चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, ये 6.9 अपॉन टी इज इक्वल टू 0.6 अपॉन टी हाफ। देखिए आप लोग इन दोनों में डिफरेंस देखिए, ये 6.9 है, ये 0.69 है, ठीक है। तो देखिए ये कितना गुना है, 6.9 टी हाफ इज इक्वल टू टी कितना आ रहा है 0.69 टी। तो ये इससे 10 गुना ज़्यादा दिख रहा है लगभग। तो आप सीधा लिख सकते हो कि t इज इक्वल टू 10 इंटू टी हाफ। ये थोड़ा सा टफ पड़ गया है, लेकिन ये आप इस तरीके से इसको समझा सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये 6.9 है, ये 0.69 है। अगर आप लोग इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर दें इसमें, तो ये भी आपका 6.9 बन जाएगा, मतलब ये क्या आ गया, 10 गुना आ गया। इस तरीके से आप प्रूफ कर सकते हो। तो ये तो हो गए आपके अर्धायुग काल के सवाल, और यहाँ पर कौन कितना गुना होता है उसको प्रूफ करना भी मैंने सिखा दिया है। 20% कंप्लीट होने का दे रखा, 40% का पूछा है, वो भी आप निकाल लेंगे। और सक्रिय ऊर्जा के भी कुछ सवाल बचे हैं, लेकिन उसका मैं फिर अलग से आपको वीडियो दूंगा, ज़्यादा लंबा हो जाएगा। पहले आप ये सीखिए, फिर मैं आपको सक्रिय ऊर्जा के देता हूँ। और ये आपका चैप्टर आज फिनिश हो गया है। सक्रिय ऊर्जा की न्यूमेरिकल की बातें तो मैं कभी भी आपको बीच में वो करवा दूंगा, ठीक है। अब अपन स्टार्ट करेंगे आपका 5th यूनिट, ठीक है। अगर हो सकेगा तो 5th यूनिट से पहले मैं आपको सक्रिय ऊर्जा की न्यूमेरिकल करवा दूंगा, नहीं तो फिर मैं पहले आपका 5th यूनिट स्टार्ट करूंगा। बीच में कभी भी मैं आपको सक्रिय ऊर्जा के न्यूमेरिकल दे दूंगा, ठीक है। तो आप लोग तब तक पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़िए। आप लोग कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे पूछिए, पर्सनली पूछिए, कमेंट बॉक्स में पूछिए, लेकिन आप मेहनत करिए। मिलते हैं कल की क्लास में।